हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम, जो बहुत ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य है। यूपी ट्रिपल एससी की आगामी 50,000 पदों पर जो भर्ती निकलेगी उसको देने से पहले पीईटी को देना जरूरी है और इसको पास करना जरूरी है। अब पीईटी के बारे में 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सिलेबस क्या है सर, अच्छे से सिलेबस डिफाइन होना चाहिए। साथ में ये बात है कि हमको कितने स्कोर के लिए, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो कितने स्कोर के लिए हमको टारगेट करना चाहिए कि हम क्वालिफाई हो जाएं। साथ में एक बहुत बड़ा बर्डन लोग दिमाग में बना हुआ है कि क्या यूपीएसआई के लिए भी पीईटी देना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि इस बार वाला पीईटी कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। और ये वीडियो अंत तक देखनी है क्योंकि सिलेबस भी इसमें आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू। तो सबसे पहले अब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पीईटी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो अब देखो, पीईटी का सिस्टम बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे टीचर्स की भर्ती में होता था कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको टीईटी देना होगा और टीईटी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। पहले 5 साल के लिए होता था टीईटी, 5 साल के लिए वैलिड होता था, अब उसको आजीवन कर दिया गया है। तो अब ये क्या है, अब इसमें जिस तरह टीईटी होता था उसके बाद मतलब सुपर टेट निकलता था, वैकेंसीज निकलती थी और फिर इसमें से जो लोग थे, जो क्वालिफाई थे, उन्हीं को बैठने का मौका मिलता था वैकेंसी में। बिल्कुल इसी तरह यूपी ट्रिपल एससी ने किया है। आपको पीईटी देना होगा, पीईटी देने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड बन जाएगा और वो स्कोर कार्ड कब तक वैलिड होगा, जब आप एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद जब आपके मार्क्स आएंगे और मार्क्स जिस दिन साइट पे चढ़ जाएंगे, मानो कि आज की तारीख में यानी 5 जून, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे आज 5 जून है, तो आज 5 जून के दिन आपके मार्क्स चढ़ गए, तो 5 जून 2021 से 5 जून 2022 तक आपके मार्क्स वैलिड रहेंगे और आपका सब काम ठीक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, स्कोर कार्ड जब बन जाएगा, स्कोर कार्ड के बाद फिर जो भी भर्ती निकलेगी, चाहे वीडियो की हो, लेखपाल की हो, पटवारी की हो, तो वो फिर बच्चे इसमें छटेंगे कि भाई स्कोर कार्ड में माना कि 70 नंबर हैं किसी के 80 नंबर हैं, किसी के 90 नंबर हैं, तो उसमें बोल दिया जाएगा कि जिनके 80 तक नंबर हैं, जिनके 80 से ज़्यादा नंबर हैं, यानी 80 और 80 से ज़्यादा नंबर हैं, वो ही फलानी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलने वाला है। और इस बार का क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये देखो, ये अभी आ रहा है। एग्जाम डेट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी ये आ रहा है और ये हो जाएगा जल्दी ही, ये हो जाएगा आने वाले 2-3 महीने में। इसके हो जाने के पूरे चांसेस हैं इस पीईटी के। और इस पीईटी होने के बाद आपको वैकेंसीज की भरमार मिलेगी, 50,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि लेखपाल भी होना है, आपको पता है, लेखपाल भी होना है, वीडियो भी होना है। हालांकि वीडियो का अभी देखा जा रहा है कि क्योंकि वीडियो कैंसिल हो गया है, वीडियो अब पहले जिन्होंने फॉर्म भर रखे थे वही भर सकते हैं, या हो सकता है कि ऐड करके नई भर्ती निकालें। वीडियो आएगा, जूनियर असिस्टेंट आएगा, और भी तमाम एग्जाम हैं जो निकलने वाले हैं, जिनकी वैकेंसीज निकलने वाली है। और क्योंकि 2022 में चुनाव हैं तो वैकेंसीज 101% निकलेंगी। तो इस बार का पीईटी चूकने में, अगर इस बार के पीईटी में आप चूक जाते हैं यानी कम स्कोर करते हैं, तो आप इन सारी भर्तियों को जो पिछले 5 से 6 सालों से, लेखपाल तो 2015 में आई थी, 6 साल से भर्ती नहीं आई है, तो इन भर्तियों से आप चूक सकते हैं। तो बिल्कुल भी चूकने की जरूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना अभी, क्योंकि जितना भी पीईटी का सिलेबस है उसको सब मैं आपको बहुत बारीकी से कवर करा दूंगा, चिंता मत करो। और मैक्सिमम शेयर करना है और आपको क्लासेस जल्दी ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़े संसाधन जुटा रहा हूं मैं, और जैसे ही संसाधन जुट जाएंगे तो आपके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो जाएंगी। कुछ भी पेड नहीं है, बस आपको मैक्सिमम शेयर करना है। दूसरी बात है, आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीएसआई के लिए भी ज़रूरी है क्या। तो भाई आप थोड़ा सा मतलब ज्ञान रखा करो कि यूपीएसआई को करवाने वाला है यूपीपीआरपीबी, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड। उत्तर प्रदेश प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड इसको कराता है। ये बिल्कुल अलग संस्था है, इसका यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यूपीएसआई के लिए पीईटी का कोई भी मतलब नहीं है। यूपीएसआई का मतलब सीधे भर्ती बोर्ड से है। भर्ती बोर्ड एक एग्जाम लेगा आपका और उसके थ्रू आपका यूपीएसआई होगा। जबकि
पीईटी वाला जो सिस्टम है ये यूपी ट्रिपल एस से जुड़ा हुआ है। तो एक बात स्पष्ट मैं कर देता हूं कि यूपीएसआई के लिए पीईटी का कोई भी मतलब मायना नहीं है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखो अब लोग कुछ बताएंगे, कोई आपको बोलेगा 60 करो 70 करो, कोई बोलेगा 50 करके आओ, कैटेगरी वाइज ये करके आओ। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। और आपको अगर सेफ साइड में खेलना है, बिल्कुल अगर आपको सेफ खेलना है तो आप 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आओ, 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आओ। आपको 80 तो सही करने ही करने। जो आदमी 80 बिल्कुल सही करके आएगा, और बिल्कुल अभी सिलेबस देखना, सिलेबस वेल डिफाइन है, एक एक चीज बताई गई है। अगर आप उतने ही सिलेबस पे पूरी जान लगाते हैं 2 महीने में खत्म कर दोगे भाई। आप सिलेबस 2 महीने में चाट जाओगे, इतना सिंपल सिलेबस है। और तो 80 प्लस क्वेश्चन के लिए टारगेट करना है क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है। तो 80 प्लस क्वेश्चन आपको कर देने हैं। 80 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पर आगामी 50,000 भर्तियों में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे, क्योंकि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ही दिखा सकता हूं। पूरा सिलेबस है, उसको आराम से देखो, समझो और नोट डाउन कर लो। आप भर्ती इसके जो यूपी ट्रिपल एससी की साइट है वहां से सिलेबस निकलवाओ और अपने सामने चिपका दो उसको, जिससे आपको आइडिया रहे कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें पढ़ते जाएं, उसको टिक करते जाएं। ऐसे ही आप करें तो देखते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है उसका पाठ्यक्रम नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप भी उस नोटिफिकेशन को जाके साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या 100 है। प्रश्नों की संख्या कितना है? 100 है। और परीक्षा की अवधि है 2 घंटा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पूर्णांक कितना दिया हुआ है? टोटल कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अब देखो इसको चूकना नहीं है, बिल्कुल भी इसको ज़रा सा भी चूकना नहीं है और अच्छे से आगे बढ़ते जाना है। अब देखो इसमें नंबर दिए हुए हैं, आपको सेक्शन दिए हुए हैं, इसमें नंबर दिए हुए हैं। पहले हम क्रम से समझ लेते हैं। देखो भारतीय इतिहास है 5 नंबर का, उसके बाद आगे देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 5 नंबर का, भूगोल है 5 नंबर का, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की दी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये भारतीय संविधान है 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है 5 नंबर की, प्रारंभिक गणित है, ये सबको भी डिटेल से भी देखेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ 5 नंबर का। हिंदी है सामान्य हिंदी, जिसमें आप कह सकते हैं व्याकरण है 5 नंबर की। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के बारे में बात की गई है। अंग्रेजी आपको 5 नंबर की आएगी इसमें। उसके बाद रीजनिंग तर्क शक्ति जो है वो 5 नंबर की है। करंट अफेयर्स 10 नंबर के हैं। सामान्य जागरूकता जो है, जो हमारे आसपास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। और अपठित गद्यांश जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे और 2 गद्यांश होंगे 10 नंबर के। तो और आगे ग्राफ दिए जाएंगे आपको, ग्राफ जो मैथमेटिक्स में होते हैं जिसमें पाई चार्ट वगैरह होते हैं, ये 10 नंबर का आएगा। और तालिका विश्लेषण इत्यादि 10 नंबर के आने वाले हैं। अब इनको तो यहीं ख़त्म कर लेते हैं। देखो ये तालिका विश्लेषण जो पूरा का पूरा डीआई है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसमें पाई चार्ट आते हैं, ग्राफ आती है, सारणी आती है, उनमें से देखो ये 10 तो ये मिला दो तालिका वाले, 10 ग्राफ वाले मिला दो, 20 हो गए। तो ये 20 हो गए। और अभी हम पीछे देख के हैं अंग और मैथ के हैं कितने सामान्य गणित के 5 क्वेश्चन हैं, यानी 25 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश से देखो 10 नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन सब की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले महीने से आपकी क्लासेस शुरू करेंगे इनके बारे में। अब हम वापस चलते हैं और क्लियर एक चीज़ आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये देखना है। साथ में सल्तनत काल यानी कि मध्यकालीन भारत आ गया, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो यहाँ पे देखो अब इसमें शुरू हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय,
विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, जिसको भारत सरकार अधिनियम बोलते हैं 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये हिस्ट्री में सारा आएगा। उसके बाद भूगोल जो है, तो कुल मिला के ऊपर के तौर पे कह सकते हैं हिस्ट्री से कुल मिला के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा, भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ होंगी और घाटियाँ होंगी, यानी विश्व की नदियों से और भारत की नदियों से प्रश्न पूछा जाएगा। भूजल संसाधन पूछे जाएंगे, पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद पूछे जाएंगे, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर्स को। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पूछे जाएंगे, वन पूछे जाएंगे। खनिज संसाधन, यानी कि भारत में कि कहाँ पे क्या होता है, जैसे उड़ीसा में बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम होता है, और आप देखेंगे कि राजस्थान में खेतड़ी में चांदी होती है। इस तरह से हम सब चीज़ों को समझेंगे। और फिर है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन्स के बारे में बात करेंगे और जनसंख्या परिवर्तन का बारे में बात की जा रही है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है 1947 से 1991 तक। आप सबको पता है कि 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी कि आयात निर्यात कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता था, बहुत कुछ खास चीज़ें थी जिनका आयात होता था, मतलब कि एक बंद अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद फिर आगे अर्थव्यवस्था खुल गई, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, आपको उन चीज़ें आगे पता लगेंगी। योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं जिसमें सरकार का और प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसका भाग होता है, वो मिलके जो अर्थव्यवस्था बनती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हरित क्रांति, दूध एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार जिसको एलपीजी रिफॉर्म्स बोला जा रहा है। उसके बाद 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार और जीएसटी, यहाँ से प्रश्न होंगे। ये सब टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, तो कुल मिला के पूरा का पूरा आपसे देखो इसमें पूछा जा रहा है संविधान की विशेषताएं और डीपीएसपी, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में अभी जाओ संविधान वाली में, वहाँ आपको मिल जाएगा, विशेषताएं मिल जाएंगी, डीपीएसपी मिल जाएगी, मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, कर्तव्य मिल जाएंगे, संसदीय प्रणाली के बारे में डिस्कशन होगा और संघीय प्रणाली यानी राष्ट्रपति और सब चीज़ अपने को पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब चीज़ हमको देखनी है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, ये सब देखना है हमको। उसके बाद सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान पूछे जाएंगे और प्रारंभिक अंकगणित में देखो क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, यानी कि नंबर सिस्टम से और डेसिमल से और फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद परसेंटेज है। उसके बाद ये साधारण अंकगणितीय समीकरण सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है और औसत यानी एवरेज है। हिंदी में तो आप ये मान के चलो कि सब चीज़ ही पूछी जाएंगी। और हिंदी में सबसे लास्ट में देख लो लेखक एवं रचना, यानी कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी पूछा जाएगा। तो अच्छे से सब चीज़ों को पढ़ लेना है, समझ लेना है। वैसे एक बार यहाँ देख लेते हैं, संधि पूछ रहा है, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये समझेंगे आगे। मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियाँ। अंग्रेजी में अंग्रेजी का व्याकरण पूछा जाएगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से। इनके बारे में बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तर्क शक्ति में, रीजनिंग में कंप्लीट चीज़ें आ जाती हैं। बाकी अब देखो करंट अफेयर हो गया। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, बहुत सा जो देश हैं उनकी राजधानी है और मुद्राएँ हैं, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, ये मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो रहा है संविधान का। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ने हैं, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ने हैं, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो आपने पूरा का पूरा सिलेबस चेक कर लिया होगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और जुड़ जाइए अच्छा। अभी तक हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है, हिंदी साहित्य पढ़ लीजिए, हिंदी के कुछ वीडियोस पढ़े हैं व्याकरण के, वो पढ़ लीजिए। सब वीडियोस धीरे धीरे ऐड होने शुरू हो जाएंगे। और साथ में करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन अच्छी सी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको एक चैनल का नाम बता दूंगा, आप वहाँ से पढ़ते रहिए, आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। मैं हूँ राम भारद्वाज, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।